देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपसे जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इज द एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ 10.3। इसमें आपने पिछले सालों में देखो, लास्ट ईयर प्रीवियस क्लासेस में आपने एक इक्वेशन देखी थी, जनरल इक्वेशन, जिसमें होता था फर्स्ट डिग्री और टू वेरिएबल में इस तरीके से होती थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपकी होती थी इक्वेशन। इसमें आपके टू वेरिएबल होते थे x एंड y, और ये c कोई कांस्टेंट था। तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जो 0 है, यही आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन कहलाती है, या फिर इसको कह सकते हैं इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, तो आप इसको यही बोलिए जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। यहां पर वेयर इसके साथ एक कंडीशन होती है, ये जो ए और बी है और जो सी है ना, ए बी एंड सी, ये आपके क्या हो सकते हैं, आर रियल नंबर। ये आपके कुछ भी हो सकते हैं, बट लेकिन ये जो ए और बी है, ए एंड बी आर नॉट 0। ये 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये ए और बी दोनों के दोनों 0 हो गए तो फिर आपका x और y का वेरिएबल तो ऑलरेडी 0 से प्रोडक्ट होकर 0 हो जाएगा ना, तो इसलिए फिर इक्वेशन बनेगी नहीं, फिर तो कांस्टेंट आ जाएगा, नहीं है, तो इसलिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये ए बी सी है, ये कुछ भी रियल नंबर हो, बस ए और बी क्या नहीं होने चाहिए, 0 नहीं होने चाहिए। और उस केस में आपका ये जो इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले करेंगे इसकी डिफरेंट फॉर्म होती थी, जैसे कि हमने अभी 10.2 में देखा था इक्वेशन ऑफ लाइन में, वहाँ हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखी थी, इंटरसेप्ट फॉर्म देखी थी, 2 पॉइंट फॉर्म देखी थी, नॉर्मल फॉर्म देखी थी। वो सारी की सारी फॉर्म्स इसको यहाँ पे डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करेंगी। तो यहाँ पे हम लोग, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब ये है कि आप अब तक जो पढ़ते आ रहे हो ना 10.1 और 10.2 में, वहां पे आप एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन आपको दी जाती थी, उसमें आप कुछ x और y की वैल्यू रख करके एक इक्वेशन निकाल लेते थे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की। लेकिन ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये आपका फैमिली ऑफ इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब आपको इसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो ये जो a और b है ना, ये आपके, जब आप इसमें a और b की वैल्यू रखोगे तो ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगी। और अभी ये इनकी पूरी जितनी भी इक्वेशंस हैं, सबकी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी सारी की सारी इक्वेशंस इसके अंदर कंसीडर है। ठीक है, यही अंतर होता है जनरल में और पार्टिकुलर में। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन में हमारी सबसे पहली फॉर्म होती थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम क्या करते थे, हमारा कॉन्सेप्ट रहता था y इक्वल टू एम एक्स प्लस, होता था कि नहीं होता था y इंटरसेप्ट में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आपको क्या कर देना है, आपकी ये जो इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, आपको इस इक्वेशन को तोड़ देना है, ब्रेक कर देना है इस फॉर्मेट में, और आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए, हमको y को टोटली अलग करना है बिल्कुल इक्वेशन से। तो आप क्या करोगे, आप करोगे पहले, आप इसका जो ये ax है इसको इधर ट्रांसपोज करोगे, तो क्या हो जाएगा, बी वाई इजकल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस ax, और ये प्लस का c उधर जाएगा तो माइनस के c, होगा कि नहीं होगा। अब y का जो भी कोफिशिएंट है आप उससे डिवाइड दे दो बोथ साइड में, उधर साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस के a अपॉन बी एक्स माइनस के c अपॉन बी। और ये वाली जो इक्वेशन है आपकी जनरल तरीके से आपकी रिप्रेजेंट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट, राइट। तो ये क्या है, इट इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ना, अब ये जनरल वे में आप रिप्रेजेंट हो चुकी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो, ये क्या होता था, ये आपका m होता था, यहाँ पे जो ये है होता था कि नहीं होता था, माइनस के a अपॉन बी, और ये आपका इंटरसेप्ट होता था y इंटरसेप्ट।
जो भी यहाँ होता था, तो ये आपका माइनस के सी अपॉन बी है। यही चीज होती थी आपकी स्लोप इंटरसेप्ट के वाई फॉर्मेट में कि आपका स्लोप क्या है और आपका वाई इंटरसेप्ट क्या है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर देखिए, अगर आपका ये जो इसमें a 0 दे देगा ये, तो फिर आप इसको सीधा सीधा y इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर इसने y इंटरसेप्ट ही नहीं दिया, आपने इसने b को 0 दे दिया, तो आप इसको x इक्वल टू माइनस के सी अपॉन ए में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज भी आप यहाँ पे नोट कर लो। इफ अगर आपका a 0 है, तो फिर आपकी जो इक्वेशन आएगी वो y इक्वल टू माइनस के सी अपॉन बी आएगी, जनरल इक्वेशन। और अगर आपका b 0 है, b की वैल्यू अगर आपकी 0 है, तो आपकी जो जनरल इक्वेशन आएगी वो x इक्वल टू माइनस के सी अपॉन ए आएगी। ठीक है, क्योंकि हम जब इसमें 0 रखेंगे a की जगह पे, तो ये x, तो ये वाला x का टर्म तो ऑलरेडी फिनिश हो जाएगा ना 0 से प्रोडक्ट होके। तो अब ये आपका जो b है ये इधर चला जाएगा, ये c के नीचे, तो ये माइनस के सी अपॉन बी। और जब आपका ये 0 होगा तो ये हो जाएगा माइनस के सी अपॉन ए। तो इस तरीके से ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन कंप्लीट। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए बच्चों, अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद जो हमारी सेकंड फॉर्म होती है वो होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है जहां हमें दोनों x और y दोनों के इंटरसेप्ट दे रखे हों। तो आपने जो इक्वेशन ऑफ लाइन में इसका फॉर्मेट देखा था वो होता था x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होता था। तो आपको इस जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को जनरल वे में रिप्रेजेंट करना है इज इन द फॉर्म इंटरसेप्ट, राइट। तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे आप इसको? सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें से ये जो आपका प्लस सी है, पॉजिटिव सी है, आप इसको उधर ट्रांसपोज करोगे, तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, क्योंकि ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव होगा। ठीक है, अब आपको क्या कर देना है, इस नेगेटिव सी है ना, तो आपको तो यहाँ पे 1 लेकर आना है पॉजिटिव, तो आप इसमें बोथ साइड क्या कर दोगे, नेगेटिव सी से डिवाइड कर दोगे ऑल टू ऑल, तो ये हो जाएगा माइनस सी एंड माइनस सी। तो इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए एक्स अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन नेगेटिव सी इज इक्वल टू 1। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका x है जो उसका कोई कोफिशिएंट है नहीं है, तो आपको ये वाला जो कोफिशिएंट है आपका 1, आपको इसे इस c के नीचे ले आओगे डिवाइड फॉर्मेट में, प्रपोजिशन रूल लगा के, प्रपोर्शन रूल लगेगा तो ये नीचे आ जाएगा ना, प्लस इधर ये b आएगा तो ये हो जाएगा y अपॉन माइनस के c अपॉन बी इजकल टू 1। इस तरीके से ये आपकी इक्वेशन ब्रेक हो जाएगी इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी यहाँ पे जो आपका x इंटरसेप्ट हो जाएगा, यही तो फॉर्मेट होता है कि x इंटरसेप्ट क्या है, तो x इंटरसेप्ट है आपका नेगेटिव सी अपॉन ए, और आपका जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है आपका माइनस के c अपॉन बी। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन ब्रेक हो जाएगी इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो ये आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म है, राइट। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे इसकी जो थर्ड फॉर्म है, जो कि नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। स्टूडेंट्स, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन आप लोग जानते होंगे, ये होती थी आपकी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इजकल टू p। ओके, वेयर p क्या होता था, p होती थी डिस्टेंस, किसकी, डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल लाइन। उस नॉर्मल लाइन की डिस्टेंस होती थी ये जो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन पर परपेंडिकुलर होती थी। ठीक है, और हमारा जो अल्फा होता था, अल्फा हमारा इंक्लाइनेशन एंगल होता था, इंक्लाइनेशन एंगल ऑफ नॉर्मल लाइन। ठीक है, तो अब इस फॉर्मेट के रूप में हमको इसे जनरल वे में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो यही होता है आपका p और अल्फा। अगर आप p और अल्फा को जनरल वे में निकाल लेते हो तो आपकी इक्वेशन जनरल तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो देखिए, आपकी जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, आपको इससे देखो x का कोफिशिएंट यहाँ है, y का कोफिशिएंट यहाँ है, तो ये पॉजिटिव सी है ना, आप इसको इधर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये किस तरीके से हो जाएगा, इज इक्वल टू नेगेटिव सी। ठीक है, यस, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू नेगेटिव सी हो जाएगा जनरल इक्वेशन।
अब इन दोनों इक्वेशनों में एक रिलेशन स्थापित करने के लिए आपको देखो इसका x कोफिशिएंट cos अल्फा है, इसका x कोफिशिएंट a है, तो आपको क्या कर लेना है, इनके टर्म्स को एक दूसरे के प्रोपोर्शन में यानी रेशियो में रिप्रेजेंट कर लेना है। तो देखो इसका जो टर्म है वो है आपका ax, सबसे पहला ax, और इधर x वाला टर्म क्या है, x cos अल्फा, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया x cos अल्फा इज इक्वल टू, इधर आपका नेक्स्ट क्या है by, तो इधर हो जाएगा आपका y sin अल्फा, इधर आपका नेगेटिव c और उधर आपका p। ठीक है, अब यहाँ आपने x से x कैंसिल कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका a cos अल्फा इजकल टू b अपॉन साइन अल्फा इजकल टू नेगेटिव c अपॉन p। तो इस तरीके से ये इसकी रिप्रेजेंटेशन आएगी। बट यहाँ आपका p और अल्फा अलग रिप्रेजेंट नहीं हुआ है और आपका जो मोटिव है वो p को निकालना है और अल्फा को। तो आपने क्या करना है कि एक बार इसको इसके इक्वल में ले लेना है, एक बार इसको इसके इक्वल में लेना है। तो जब आप a अपॉन cos अल्फा के इक्वल में लोगे नेगेटिव c अपॉन p को, तो यहाँ से आपका जो cos अल्फा है वो क्या निकल के आएगा, देखो इधर ये जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा इधर AP, और जब ये इधर जाएगा तो इधर क्या होगा नेगेटिव c cos अल्फा। तो जो नेगेटिव c है उसको इसके नीचे ले लेंगे तो इधर cos अल्फा इक्वल टू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो cos अल्फा है वो क्या निकल के आ गया AP अपॉन नेगेटिव c। ऐसे ही जब आप इसको इसके इक्वल टू में लोगे b अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव c अपॉन p, तो यहाँ से आपका जो साइन अल्फा निकल के आएगा वो आएगा BP अपॉन नेगेटिव c। ठीक है, देखिए अब इन दोनों के बारे में cos अल्फा और साइन अल्फा, इन दोनों के बारे में आप एक आइडेंटिटी जानते हैं, वी नो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आप इसका साइन स्क्वायर कर दोगे तो इधर क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, बिकॉज नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव, प्लस cos स्क्वायर अल्फा करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम तो सी स्क्वायर ही आएगा ना, तो इधर ये डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे और इवन इसमें से पी स्क्वायर कॉमन भी हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो ये सी स्क्वायर जो है इधर आपको प्रोडक्ट करोगे इसको 1 की साइड में, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से ना आपका पी स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी, सीधा ये इधर जाएगा तो सी स्क्वायर और अपोन में आ जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालना चाहो किसकी, ओनली पी की, तो यहाँ से आपका ये जो स्क्वायर है ये क्या बन जाएगा, इधर रूट बन जाएगा ऐसे। ठीक है, और जब इससे रूट से बाहर करेंगे तो ये प्लस माइनस आएगा, तो क्योंकि प्लस की वैल्यू भी आ सकती है माइनस की, ऊपर से तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा सी से, लेकिन अंदर नीचे रह जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी जो p है आपका वो वैल्यू निकल के आ गई है पॉजिटिव एंड नेगेटिव c अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब ये जो p की वैल्यू आई है इसी वैल्यू को आप यहाँ पे इसमें और इसमें रख करके साइन अल्फा और cos अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो उसको मैं इधर फाइंड आउट कर देता हूँ। यहाँ पे p आपके पास है, p को आप इसमें रखोगे तो ये आपका cos अल्फा इक्वल टू a, और p आपने अभी अभी निकाला है, p क्या निकल के आया है, p निकल के आया है आपका, देखो प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव, c अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके साथ भी आपका नेगेटिव c चल रहा है साथ में, तो आपने c से c को कैंसिल कर दिया, तो इस तरीके से आपका जो cos अल्फा है वो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस a अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका cos अल्फा है। देखो ये यहाँ पे प्लस माइनस था, लेकिन मैंने इनको माइनस प्लस क्यों किया पता है, क्योंकि यहाँ पे एक हमारा माइनस है, ये माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कर देगा, ये माइनस इस माइनस से होगा तो इसको प्लस कर देगा। ठीक बिल्कुल ऐसे ही आप इस p की वैल्यू इसमें रखोगे तो साइन अल्फा भी निकल के आ जाएगा, साइन अल्फा इक्वल टू देखो b, और जब आप इस p की वैल्यू रखोगे तो p की वैल्यू प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव c है तो c से c कैंसिल आउट होगा, तो इस तरीके से आपका साइन अल्फा इक्वल टू माइनस प्लस
बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल के आ जाएगी। तो यही आपका जनरल तरीका था रिप्रेजेंट करने का कि जब आप एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी नॉर्मल फॉर्मेट को जनरल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करोगे तो आपका जो पी होगा वो निकलेगा आपका प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और जो आपका साइन अल्फा है वो निकलेगा प्लस माइनस प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और कॉस अल्फा निकलेगा माइनस प्लस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक आपका क्लास 12th में भी लगाया जाएगा। 11th चैप्टर 3D का जो चैप्टर आप पढ़ोगे 11th क्लास में, सॉरी 12th में, तब भी आपका ये टॉपिक लगेगा। तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक की शुरुआत 11th से, तो इसका बेसिक जितना भी है वो आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। देखो अब तक क्या होता था कि नॉर्मल फॉर्म में वो ये जो डिस्टेंस होती थी ना, इसे वो आपको देता था पी के रूप में, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगा। मान लो इस तरीके से ये कोई आपकी लाइन है, ठीक है। देखो ये जो अगर लाइन होगी ना, इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना बड़ा आसान है आपके लिए। कैसे? ये आसान ऐसे है, देखो ये मान लो ये कोई लाइन है, आप इस किसी भी लाइन को जब आपको पता नहीं दे नहीं रखी हो और आपको पता ना होना, तो आप उसकी जनरल इक्वेशन ये मान लेना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये जो लाइन है इस पर ये वाला जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स एक्सिस पर ऑलवेज आपका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है कि नहीं होता है? तो जब आप इसमें 0 रखोगे वाई की जगह पे, तो आपका देखो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू माइनस सी और एक्स इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। बताओ होगा कि नहीं होगा? तो आपने यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पता चल गया माइनस के सी अपॉन ए, तो ये इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए माइनस के सी अपॉन ए कॉमा 0, ठीक है भाई। अब इस कोऑर्डिनेट की बात करते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो इस पर आपका हमेशा x क्या होगा? 0, और y आप यहां से निकालोगे। जब आप इसमें x इक्वल टू 0 रखोगे तो आपका बी वाई इक्वल टू नेगेटिव सी एंड y इक्वल टू माइनस के सी अपॉन बी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा माइनस के सी अपॉन बी। तो इस पॉइंट को आप कोऑर्डिनेट को नाम दे दो कुछ भी q, और इस पॉइंट को नाम दे दो r, ठीक है। तो अब हमें q के कोऑर्डिनेट्स ये निकल चुके हैं। कहाँ से निकले हैं? जनरल कोऑर्डिनेट्स हैं। जब हमें दे नहीं रखे हैं तो जनरल कोऑर्डिनेट्स, ऐसे ही हमारे आर आ चुके हैं। अब आप सपोज करो कि देखो ये कोई पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x1, y1, ठीक है। यही चीज आपसे कही जा रही है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। ये हमारी लाइन है और ये हमारा पॉइंट है। इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है वो। तो यही आप निकालने का ऑब्जर्वेशन आपका चल रहा है। किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन की डिस्टेंस आपको निकालनी पड़े ना कभी भी, तो हमेशा उस पॉइंट से उस लाइन पर आप एक क्या डाल देना? परपेंडिकुलर डाल देना, ठीक है भाई। इस तरीके से हमने इस पे क्या डाल दिया? परपेंडिकुलर डाल दिया। अब हमें इसकी डिस्टेंस बतानी है, P से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी। तो इसे आप लेट कर लो। लेट की ये आपकी जो डिस्टेंस है ये कितनी है? D है, D। अल्फा तो आपका एंगल्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका D फॉर डिस्टेंस। मान लिया हमने कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हमारी डिस्टेंस क्या है? D है, ओके। तो देखिए अब अगर मैं यहाँ से इस P से इस Q को ज्वाइन कर दूं और इस P से इस R को ज्वाइन कर दूं, तो हमारा एक ट्रायंगल बन के तैयार हो जाएगा PQR। होगा कि नहीं होगा? और ये जो ट्रायंगल होगा इसका अगर मैं एरिया निकालूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो देखो बच्चों आपके पास ये परपेंडिकुलर भी है, तो वो आपका हाइट का काम करेगा और ये बेस का काम करेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का जो फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये वर्क करेगा। और जब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, बेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? QR को, इंटू हाइट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? D को, D को ही तो कर रही है हाइट। तो इस तरीके से आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है वो निकल के आ जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है? अब
ये देखिए ये जो P, इसको आप कोई भी कोऑर्डिनेट नाम मान लो, ये आपका M है, PMQ। ये जो PM है ना, P से लेकर M तक, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? D को। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल PMQ। क्लियर है? अगर मैं बात करूं सिर्फ इसकी, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं कि ये मेरा क्या होगा, तो इस ट्रायंगल का अगर मैं एरिया निकालूं तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी बेस आपका ये QR ही लगेगा इसमें, इंटू हाइट लगेगा ये PM। ये किसका एरिया है? एरिया ऑफ PMQ। तो यहां से आपका ये PM निकल के आ सकता है, PM इक्वल टू, ये 2 इधर हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ PMQ अपॉन में QR। बेस तो MQ लगेगा, पूरा क्या लगेगा? R से MQ लगेगा। यस, MQ लगा लो बेस। सर वो QR जगह MQ कर दो, R को हटा दो। इस पोज कर इसे। देखिए यहां पे अब हम क्या करेंगे, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया था, हमने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हम क्या करेंगे, हमें D निकालना था, तो ये वाला 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 2, तो यहां से हट गया, तो इधर क्या बच गया? QR इंटू D। अब हमें सिर्फ D चाहिए, ओनली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ D। तो ये जो QR है ये इधर ट्रांसपोज होगा, किस तरीके से ट्रांसपोज होगा, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन में QR। ये हमारा आ गया D। ठीक है भाई, हमें D तो निकालना है, हमारा मकसद ही D निकालना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। तो अब अगर हमें कैसे भी करके PQR का एरिया मिल जाए, तो उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें QR से डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम निकालते हैं PQR का एरिया। इधर ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ PQR। अच्छा, आपको एक चीज पता होगी, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए उसके तीनों कोऑर्डिनेट आपको पता होने चाहिए। बिल्कुल पता है, P के ये रहे x1 y1, Q के ये रहे और R के ये रहे। और जब आपके पास कोऑर्डिनेट होते हैं तो फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और ये मोड क्लोज। ओके, इसमें जब आप वैल्यू रखोगे तो देखो ये x1 और y1 तो ये P हो गया, PQ ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है x2 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है y2 को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है x3 को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है y3 को। तो ये सारी वैल्यूज उठा के आप इसमें सब्स्टिट्यूट करिए। तो किस तरीके से करोगे, 1/2 मॉड x1, वो तो x1 है ही, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, यानी कि y2 की वैल्यू 0 और y3 की वैल्यू है आपकी माइनस के C अपॉन B। तो एक ये माइनस और एक ये माइनस, क्या हो जाएगा, ये प्लस के C अपॉन में B प्लस x2 की वैल्यू है आपकी माइनस के C अपॉन में A, और ब्रैकेट में y3 माइनस y3 की वैल्यू आपकी माइनस के C अपॉन B माइनस y1 की वैल्यू आपकी y1 है। ओके, प्लस x3 की वैल्यू आपकी 0, और 0 से किसी का भी प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इस तरीके से ये क्या आ गया, 1/2 मॉड में x1 C अपॉन में B। इसको जब इसमें अंदर करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के C स्क्वायर अपॉन AB, और ये माइनस माइनस प्लस CY1 अपॉन में A। ठीक है भाई, और ये इधर आपका क्लोज हो गया। तो ये निकल के आ गया हमारा। तो इसमें हम और इसको थोड़ा सॉल्व आउट कर सकते हैं। देखो नीचे जब हम LCM लेंगे तो एक ही आएगा, AB। B का इसमें प्रोडक्ट करेंगे तो A, और A से आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो x1 CA प्लस AB से भी 1, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर प्लस A से करेंगे तो B, इधर हो जाएगा CBY1। ठीक है ना, कोई डाउट आपको? कोई डाउट नहीं है। देखो ऊपर से आपका यहाँ से ऊपर से क्या कॉमन है, C कॉमन है, C इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम यहाँ से जब C कॉमन करेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका C, और इधर से कैंसिल हो जाएगा C, यहाँ से C स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, C, और यहाँ से C आपका हट जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये आ गया AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन AB। ओके, ये हमारा क्या निकल के आया, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन हियर। यहाँ तक आप पहले देखिए। अब हमारा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR आ चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है,
पी क्यू आर को तो हम यहाँ रख सकते हैं। अब हमें क्यू आर यानी क्यू और आर के बीच का जो डिस्टेंस है वो और निकालना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। देखिए इधर क्यू आर का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम क्यू टू आर। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है क्या क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आपके जो x1 y1 x2 y2 होंगे वो q और r के पॉइंट होंगे। तो ये x3 y3 इस तरीके से नहीं रिप्रेजेंट होंगे अब ये रिप्रेजेंट होंगे ऐसे x1 y1। तो ये q r है, तो q को फर्स्ट दे दो, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ठीक है, तो आप जब इसमें रखोगे वैल्यूज x2 माइनस x1 यानी कि माइनस के c अपॉन a में से आप माइनस करोगे 0 को, तो वो तो कोई फायदा नहीं है, आप इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दो। प्लस y2 माइनस y1 का मतलब है इसमें से माइनस के c अपॉन b में से अब आप माइनस कर रहे हो किसको? 0 को, और तब आप होल स्क्वायर करो तो आप यहाँ पे होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप इन्हें ओपन करोगे माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया, c का स्क्वायर आ गया c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस इधर आपका c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। क्लियर है? और जब आप इसे ओपन करोगे तो ये एलसीएम आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा आपका a स्क्वायर b स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा आपका c स्क्वायर कॉमन हो गया, इधर आ जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? और जब आप देखो यहाँ से देखो c पे स्क्वायर है, अगर आप यहाँ से इसको बाहर करो रूट के अंदर से c को, तो ये हो जाएगा c, नीचे से a और b दोनों पे, तो नीचे हो जाएगा क्या? a b, और ऊपर क्या रह जाएगा? अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना, ये बाहर क्यों हो गए? क्योंकि इन पे स्क्वायर है, पार्टिकुलर स्क्वायर c पे a पे और b पे है, तो बाहर हो गई। लेकिन ये बाहर आने वाली वैल्यू ना नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि ये रूट में से बाहर आई है, रूट में से हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही बाहर आती है। तो इसका मतलब आप इसको फॉरएवर पॉजिटिव रिप्रेजेंट करने के लिए आप यहाँ पे क्या ले सकते हो? मॉड ले सकते हो। तो ये आपका क्यू आर निकल के आ गया। ठीक है ना, अब आपके पास पी क्यू आर की वैल्यू है, क्यू आर की वैल्यू है, इस फॉर्मूले में रखना है बस आपको। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। अब आप इस फॉर्मूले इसको कैंसिल कर सकते हो। देखिए यस, आपका फॉर्मूला निकल के आया था d इजकल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन में क्यू आर। तो 2 इंटू एरिया ऑफ पी क्यू आर, एरिया ऑफ पी क्यू आर आपका था c अपॉन में 2 एंड मोड में a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन में ए बी। देखो ये वाला जो ए बी है ना, आप चाहो तो इसको बाहर भी निकाल सकते हो यहाँ उससे। और एक और बात, ये मोड में ही आएगा हमेशा। मोड में इसलिए आएगा ना क्योंकि हमने मोड के अंदर से ही तो सी निकाला, कॉमन लिया था ना जब, और मोड के अंदर से ये भी निकाला, तो मोड के अंदर वैल्यू पॉजिटिव से ही बाहर निकलेगी, तो पॉजिटिव ही तो होगी। तो ये आपका जो बाहर निकल के आएगा सी अपॉन ए बी, ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इसके अंदर कुछ नहीं बचेगा, मोड ही बचेगा बस। ठीक है, अब इसके अपॉन में आप क्या रखने वाले हो? क्यू आर। और क्यू आर की वैल्यू अभी अभी निकाली आपने, ये आई थी आपकी सी अपॉन ए बी मोड में, और बाहर अंदर बच रहा था रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ये 2 ने से 2 को कैंसिल कर दिया, और सी अपॉन ए बी के मोड ने सी अपॉन ए बी के मोड को कैंसिल। तो आपकी जो डी निकल के आया वो क्या निकल के आया? मोड में ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी मोड में, और अपॉन में क्या निकल के आ गया? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों यही वो आपका फॉर्मेट है, और यही वो तरीका है जिस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट किसी भी पॉइंट की किसी भी लाइन से डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो d इजकल टू इन द मॉड ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, पॉज द वीडियो। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, मान लो आपकी जो कोई भी दो लाइन है उनका रिप्रेजेंटेशन ऐसे है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इजकल टू 0 और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इजकल टू 0। देखो जब भी लाइन पैरेलल होंगी ना, तो उनके ये जो ए होंगे ना, ये आपके चेंज नहीं होंगे। मान लो देखो ऐसे हो सकता है x प्लस 2y प्लस 4 इजकल टू 0, एक लाइन ये है, और दूसरी लाइन ये है 2x प्लस 4y प्लस 3 इजकल टू, यहाँ पे आपका 8 आ सकता है, 8 इजकल टू 0। ठीक है, आपको देखने में लाइन अलग लग रही है, लेकिन लाइन अलग नहीं है।
आप यहाँ से अगर 2 कॉमन लेते हो तो ये वही आएगा x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 16 भी हो सकता है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये भले ही चेंज हो जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन ये x और y के कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं होते, ये सेम होते हैं पैरेलल लाइंस में हमेशा ऑलवेज। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई भी दो लाइनों का इक्वेशन इस तरीके से दे रखा है और वो कह रहा है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालो, इसका मतलब देखो ऐसे है, मान लो एक आपकी लाइन ये है और एक आपकी लाइन ये है पैरेलल, ठीक है। ये आपकी जो लाइन है ये है आपकी ये पहली वाली, यानी ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0। ये c1 क्यों है, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो इंटरसेप्ट है वो पता नहीं कुछ और होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक का इंटरसेप्ट कुछ और होगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हो ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। एक और बात ध्यान रखना, स्लोप हमेशा सेम बनेगी दोनों में, पैरेलल लाइंस की स्लोप सेम होती है। अब इन दोनों लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, तो ये d निकालने का फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है। तो ये d निकालने का फॉर्मूला बड़ा ही आसान है। इसके लिए आपको क्या करना है, मॉड लेना है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ऑलवेज टेकन बी पॉजिटिव, इसलिए आप मॉड लेंगे। और इसके लिए आपको क्या करना है, c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसे कर देना है। इस फॉर्मूले से आपकी दो लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। क्लियर है? ओके। तो इस तरीके से ये हमारा आज का 10.3 एक्सरसाइज का अबाउट फिनिश होता है। बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशन 10.4 के बारे में। ओके, वी कंटिन्यू टू नोट इट डाउन।